हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं कंप्लीट किया है तो आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। एक चैप्टर रह चुका था जो सभी साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर माध्यम माध्यिका और बहुलक का, उसको मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर, टेंशन ना लें, 1 से 1.5 घंटे में वो चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि थीटा, थीटा मतलब एंगल, जो इसमें बात किया गया थीटा, इसकी बात किया गया कि यदि थीटा 30 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है कि कॉस थीटा बराबर है √1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2k। तो इसको हमें प्रूव करना है। आइए इस क्वेश्चन को साथ में हम लोग लगाते हैं। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपको दिया गया है कॉस थीटा। भाई क्या दिया गया है? कॉस थीटा बराबर के √ के अंदर 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और अपॉन में क्या दिया गया है? 2 दिया गया। ध्यान से समझना, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। आपको थीटा के स्थान पर कितना रखना है? 30 डिग्री रखना है। तो आइए 30 डिग्री हम रख देते हैं। अगर मैं यहां से बात करता हूं कि कॉस थीटा के स्थान पर हमने रख दिया 30 डिग्री बराबर √1 प्लस में कॉस और 2 इंटू थीटा के स्थान पर कितने डिग्री रख दिया? 30 डिग्री अपॉन कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये आ जाएगा 1/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये नहीं सर, √3/2। 1/2 किसकी होती है? तो 1/2 साइन 30 डिग्री की होती है। और बराबर इसके हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 3, तो हो जाएगा कॉस 60/2 थीटा। 2 का 30 से इंटू कराओगे तो 60 और अपॉन हो जाएगा 2। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको देखो LHS इतना आ गया, RHS यही लाना है। तो हम RHS लिखकर सीधे बार बार ये स्टेप ना लिखकर यही इतना लिखते हैं। भाई देखो, हम कहते हैं √1 प्लस में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। ये पूरा अपॉन में है। जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आप देख रहे हो 2 1 कम 2 1 3/2, ऊपर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब नीचे 2 है तो 2 का मतलब 2/1 है। सभी संख्याओं के नीचे 1 मान सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या ऊपर जाएगी, पलट जाएगी। यानी मैं कहूं तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। ये 3/2 और ये ऊपर 1/2 जाके पलट जाएगी और 1/2 क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा 1/2। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको पता है 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकल आएगा, तो नीचे तो 2 आ गया। √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √3/2 हो गया। और देखो यही हमें लाना था, तो √3/2 बराबर किसके हो गया? √3/2 और यही बराबर हो गया LHS के, क्योंकि राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये प्रूव हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप देख लियो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 देखो क्या कह रहा है और इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। x⁴ प्लस 8x² -9 के गुणनखंड करने हैं। सर कैसे करेंगे? तो जरा आपको समझना है। x⁴ है और माइनस है आपका 8x² -9। अब हमें पता पावर 4 में तो हमने गुणनखंड करना सीखा नहीं है, तो हम यहाँ मान सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हो? जो x⁴ है आप इसको x⁴ और इसकी होल पावर 2 कह सकते हो। तभी तो 2 2 जा 4 होगा, माइनस में होगा 8x² माइनस में होगा 9। अब यहाँ आप मान लो, माना x² बराबर आप कोई भी वेरिएबल मान लो, वो वेरिएबल मानो
जो समीकरण में ना हो, यानी जो यहाँ पर ना हो। तो यहाँ x है तो हम इसके स्थान पर m मान लेते हैं। अब जहाँ x स्क्वायर है वहाँ n रख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर के स्थान पर m रखा तो m स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर के स्थान पर m रख दिया और माइनस हो गया 9। अब देखो ये क्वेश्चन इजी बन गया ना भाई, देखो ये द्विघात बहुपद बन गया, सिंपल है अब इसको सॉल्व करना। m माइनस 9 के फैक्टर करो कि 8 आए, तो कहोगे सर 9 1 जा 9 और प्लस के 9m हो गया, प्लस के 1m हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तभी माइनस के 8m आएगा, माइनस के हो गया 9। दो दो के पेयर बना के हमें क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, m, 2m से 1m कॉमन ले लिया तो 1m बच गया, ये m से m खत्म तो माइनस के 9 बच गया। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस में 1 कॉमन मिल रहा है, 1 से 1 खत्म तो m बच गया और माइनस में 9 बच गया। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो m माइनस में 9, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस में 1 बचेगा। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि m तो क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, जहां आपका m स्क्वायर है वह m है वहां आपको x स्क्वायर रख देना है। तो मैं यहाँ पर m के स्थान पर x स्क्वायर रखता हूँ, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 9 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1। लेकिन अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इतने पे लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप क्या कह सकते हो, x स्क्वायर माइनस 9 को मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर। दोस्तों बोलो क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ, और ये तो हमारा एज इट इज चलता रहेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार इसको प्लस में लिख दिया x प्लस 3, और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस के 1। तो ये इसके गुणनखंड होंगे, राइट आंसर यही होगा। जनरली विद्यार्थियों का यही गड़बड़ होता है, वो इतना ही लगा आते हैं क्योंकि इसके आगे तो समझते हैं हमारा सॉल्व हो चुका, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा तो एक बार उसको प्लस करके लिख दो, एक बार उसको माइनस करके, एक बार मैंने उसको माइनस करके रख दिया, एक बार प्लस करके लिख दिया और बाकी जो बचा था वो लिख दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर इन सारे क्वेश्चनों का आप संग्रह कर लेते हो और केवल आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो गारंटी है कि आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस फिर इन क्वेश्चनों की 2-3 बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, m प्लस n बराबर 13 दिया गया है, m माइनस n बराबर 17 दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है ये क्या है भैया, ये 2 चर वाले समीकरण हैं। इनको सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप कोई सी भी विधि लगा दो, यानी तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, जो आपको लगे। तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ कहता कि विलोपन से लगाओ तो विलोपन से लगाते, यहाँ कहता प्रतिस्थापन से लगाओ तो प्रतिस्थापन से लगाते, लेकिन यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया। मैं एज इट इज आपके बुक में जैसे क्वेश्चन लिखे हैं वैसे लाया हूँ, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। आप किसी भी मेथड का यूज कर लो। मैं यहाँ पर करता हूँ किस मेथड का यूज, मैं सीधा यहाँ पर विलोपन का यूज कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, m प्लस में n बराबर में 13, फिर बनेगा m माइनस n बराबर में 17। इनको जोड़ेंगे तो देखो n प्लस में n माइनस में खत्म, m और m मिलकर 2m, 13 और 17 मिलकर हो जाएगा 30, यानी m बराबर पूछूं तो 2 जाएगा बटे में, यानी 30 बटे हो जाएगा 2। तो मैं m बराबर पूछूं कितना आएगा, 15 आ जाएगा। m बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब आपको m का मान किसी भी समीकरण में रख देना है। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं समझो
एक में रख रहा हूँ तो आप समझो एक में ही रखना, नहीं, आप दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों में से किसी में भी रख लो। अगर मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो भी वही आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो भी वही आएगा। m बराबर हमें 15 रखना है तो 15 प्लस में n बराबर में हो गया 13, तो n बराबर में 15 जाएगा माइनस में, 13 माइनस हो गया 15, n बराबर हो जाएगा -2। ये क्वेश्चन का जवाब होगा। यानी m की वैल्यू हो गई 15 और n की वैल्यू हो गई -2। कितना हो गई भैया? 15 और हो गई -2। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है 15 और 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये वही लोग लगा सकते हैं जिनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, फिर भी मैं आपको कराऊंगा। मैंने टफ और इजी कोई भेदभाव नहीं किया है, हर प्रश्न को मैंने उतनी ही तवज्जो दी है जितना हम लोग इजी और टफ को तवज्जो देते हैं। सब वही है हमारे लिए इक्वल है, क्योंकि हमें तो सारा सॉल्व ही कराना है। क्वेश्चन कहा गया किसी घनाभ की भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, माने टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? तो बताओ घनाभ में क्या होता है भाई। घनाभ में अगर मैं बात करूं तो घनाभ में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तीन ही चीज होता। इन सब का सम दिया गया तो प्लस कितना दिया गया है आपको? 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो मैंने लिख लिया सर 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको विकर्ण दिया गया है। विकर्ण क्या होता है घनाभ का? तो याद करो, घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर किसके दिया गया है? तो बराबर दिया गया है 10 के। ठीक है, अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TSA आपको बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ये होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल ये होता है। तो अब यहाँ हम कैसे लगाएं क्वेश्चन को, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं L प्लस B प्लस H, यही तीन चीज हैं, अगर मैं तीनों का स्क्वायर कर दूं तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 ब्रैकेट में AB मतलब LB, AB प्लस के BC और प्लस में CA AC, ऐसे होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यही टोटल सरफेस एरिया होता है? जरा देखो, कहोगे जी बिल्कुल होता है। और हमें ये क्वेश्चन में गिवन भी है, ये देखो, तो हमें ये काम हो जाएगा। किसी तरीके से अगर हमें ये पता चल जाए, ये वाली चीज पता चल जाए, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे पता करेंगे? तो इस चीज को जरा यहाँ देखो, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ से ये रूट हटेगा, उधर क्या जाएगा? घातांकरणीय में पढ़ाया है, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी ये L² प्लस B² प्लस H² बराबर क्या 10 का स्क्वायर आ जाएगा? अरे बोलो, तो मैं कहूँ 10 का स्क्वायर क्या 100 आ जाएगा? भाई स्टेप समझ पा रहे हो ना? मैंने क्या किया कि जो अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H² लिखा था, हमने कहा रूट तुम उधर चले जाओ तो उधर स्क्वायर में लग जाओगे, तो 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब 100, यानी L² प्लस B² प्लस H² कितना आ गया? 100 आ गया। अब सीधे यहाँ पर वैल्यू रख दो, LB प्लस H कितना है? तो वो है 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ये कितना आपको दिया है? तो ये आपने निकाला है 100 प्लस में ये 2LB प्लस BH, यही आपको निकालना है। तो इससे हम कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। 25 का स्क्वायर कितना होता? तो 625, भाई 25 × 25 करोगे तो 625 ही आएगा। 100 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 100 हो गया, बराबर ये बच गया इधर 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये आपका बच गया। 625 से 100 जाएगा तो ये बन जाएगा 525, बराबर इधर बच गया 2
LB प्लस में BH प्लस में HL, ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको देखने में जितना कठिन लग सकता है एक्चुअली वो उतना कठिन होता नहीं है। ये एक विधा है, ये सच्चाई है कि जो क्वेश्चन देखने में आपको लैंग्वेज में भारी भरकम लगेगा एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो टाइमिंग, आपको टाइम टेकन होता है, वो समय आपसे ज़्यादा लेना चाहता है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल टुच्चा सा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5, प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? बिल्कुल दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपने हमारी क्लास देखी है, ये सब चीज़ें सीखी है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को लगा पाओगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1488 में किस छोटी संख्या से गुना करें। गुना करने का मतलब मल्टीप्लाई कराना है कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों नोट करना इस बात को, पूर्ण वर्ग नहीं पूछे हैं, पूर्ण घन पूछे हैं। तो 3 3 के त्रिक बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा 1488 है इसके करेंगे फैक्टर। जब इसके फैक्टर करेंगे तो आइए इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, और ये हो गया 2 7 जा और 2 2 जा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गई बात। 2 3 6, 2 7 14 हो गया भाई, 2 3 6 हो गया, एक बचा तो यहाँ हो गया आपका कितना 14, और 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटो, 2 1 कम 2 हो गया है ना, और फिर हो गया 2 8 16, 2 6 12 हो गया। फिर आप यहाँ पर 2 से काटो तो 2 से आप यहाँ पर काटोगे 2 9 18 हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब 93 को 3 से काटो, 3 3 9, 3 1 कम कितना हो गया 3 हो गया है। अब 31 किसी से कटेगा नहीं तो 31 1 कम 31 हो गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। देखो 1488 था, 1488 था, हमने 2 से काटा तो 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, फिर 3 से काट दिया। अब आपको पता है कि अगर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो हमने 4 बार ले लिया। फिर उसके बाद एक बार है 3, फिर एक बार है आपका 31, यही तो है। तो 1 3 का जोड़ा बन रहा है, बाकी संख्याएं तो जोड़ा बन नहीं रही हैं, तो हम किससे इंटू कराना पड़ेगा हमको? जरा देखो यहाँ 1 2 है, हमें 2 2 और चाहिए। तो अगर मैं कहूँ गुना कराने वाली संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 है, हमें 2 2 और चाहिए, तो 2 ये और 1 ये मिलकर 3 बन जाएगा। हमारे पास 1 3 है, 2 3 और चाहिए, तो 2 3 हमने दे दिया। हमारे पास 31 1 है, हमें 2 31 चाहिए, तो 2 31 हमने लिख दिए। तो वह संख्या होगी छोटी से छोटी जिससे अगर हम इसमें गुना करा दें तो वो क्या बन जाएगी, वो पूर्ण घन बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। कोई दिक्कत हो अगर तो आप बताओ। देखो ये क्वेश्चन इतना टफ कभी पूछेगा नहीं कि इतना टफ मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन मेरा काम है आपको बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना, सो मैं करा रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको लगाओ ही लगाओ, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मैं खुद कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा तो बिल्कुल छोटी डिजिट में आएगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके सामने फिगर दिया गया है और कहा गया है कि दिए गए चित्र में 2 मीटर चौड़े रास्ते, यानी ये जो आपको डॉटेड पार्ट दिख रहा है, डॉटेड वाला, ये कितना है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। कितने मीटर है सर? 2 मीटर ऊपर भी है और 2 मीटर इधर भी, यानी सभी तरफ वो 2 2 मीटर है, यानी चारों तरफ वो 2 2 मीटर है। तो कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल, आपको पहले रास्ते पर मिट्टी डलवाना है या रास्ते पर घास लगवाना है अच्छी वाली, और कहा 16 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा मैदान है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, लेट कर लेते हैं कि मैदान है, तो अगर मैं कहता हूं कि मैदान का एरिया सबसे पहले आप निकालो,
फील्ड का एरिया। अगर मैं मैदान का क्षेत्रफल निकालूं तो मैदान कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ये भैया आयताकार शेप का है, तो इसकी एरिया होगा L इंटू बी, यानी L इसकी कितनी है 20 मीटर है और B कितना है, B है 16 मीटर, तो ये हमारा हो गया 16 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32 कितना आ जाएगा, 320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आपने याद कर ली, ठीक है सर, बिल्कुल। अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, यानी ये सफेद वाला पार्ट जो बिल्कुल ब्लैंक है, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं खाली स्थान का क्षेत्रफल, है ना भाई। आपको नाम कोई भी दे सकता है, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन है उसी हिसाब से बता रहा हूं। खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो खाली स्थान के क्षेत्रफल भैया वो भी आयताकार है, तो उसके लिए आपको भी L इंटू बी लगाना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, कैसे पता करोगे, तो आप यहाँ पर देखो, मैंने बताया था 2 मीटर इधर चौड़ा है, 2 मीटर इधर चौड़ा है, तो टोटल 20 में से 2 + 2 घटा दोगे तो 4 घट जाएगा, 16 में से 2 + 2 घटा दोगे तो 4 घट जाएगा, वही लंबाई और चौड़ाई बन जाएगी सर। यही आपको करना है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कह देता हूँ कि लेंथ कितनी आएगी, तो लेंथ आएगी 20 माइनस 2 + में 2, यही तो आएगी, क्योंकि भैया 2 ही 2 मीटर है, ये मैंने लिख दिया। इंटू चौड़ाई कितनी आएगी, तो चौड़ाई आएगी 16 माइनस 2 + में 2, यही हो गया, ठीक है। अब ये देखो 20 माइनस के 2 2 हो जाएगा 4, ये इंटू 16 और ये कितना आ जाएगा -2 2 4 हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 16 इंटू 16 में से 4 जाएगा तो 12। जब इसका इंटू कराओगे तो 12 × 72 7 आ गया, 12 × 12 और 12 7 कितना आ गया 19, यानी जो ब्लैंक वाला पार्ट है उसका जो एरिया आया 192 मीटर स्क्वायर आ गया, 192 मीटर स्क्वायर। ये पूरा ये रास्ता इसमें इंक्लूड था, बट इसमें रास्ता नहीं इंक्लूड है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब तो आप अच्छे से बता सकते हो कि रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वाले से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूं, यानी 320 मीटर स्क्वायर से अगर मैं घटा दूं 192 मीटर स्क्वायर, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। भाई 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 से 9 जाएगा नहीं, 11 से 9 जाएगा तो बच गया है 2, यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 128 मीटर स्क्वायर, ये टोटल रास्ते का क्षेत्रफल है। लेकिन आपसे पूछा कि रास्ते पर 16 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको घास लगवाना है, तो घास लगवाने का खर्च कैसे आएगा। भैया सीधी सी बात है, जो घास लगवाने का खर्च है, घास लगवाने का जो खर्च है कैसे निकालोगे, तो ये जो आपका एरिया है 192 इंटू करा दोगे 16 से, तो आप इंटू कराओ, 16 दूना 32 के 2 हासिल आ गया 3, 16 न भैया 144, 144 में 3 जोड़ोगे तो 147 के 7 हासिल आ गया 14, 16 एकम 16 4 20 10 30, 3072 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 3072 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है दोस्तों। थोड़ा हो सकता है बैक वाइज आपको आ रही हो तो इग्नोर करना, आपको सीधे पढ़ाई पर फोकस करनी है, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा 3072 रुपए आ जाएगा। समझ गए बात को। देखो मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, कभी कभी जो चौड़ा है रास्ता अलग दे देगा और जो ये चौड़ाई है लंबाई अलग देगा, चौड़ाई अलग देगा, तो आपको ऐसे करना, दोनों को ऐड करके लंबाई से घटा दोगे तो अंदर वाले की लेंथ मिल जाएगी, दोनों को ऐड करके अगर चौड़ाई से घटा दोगे तो अंदर वाले की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप लिख दिया। अब अगर मैं लिख कर बता सकता हूँ तो आपका तो नंबर लेना है, आप भी लिख कर इसे करो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, डन है जी, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे 6 जो आपकी समझ में आने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जनरली देखने को मिलता है। देखो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, बाकी श्योरिटी कोई नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा √3, √2 और क्यूब √4 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप यहाँ पर देखो जो √3 लिखा है, फिर आपके सामने √2 लिखा है, उसके सामने आपके बाद क्यूब रूट में 4 लिखा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ कितना मानते हैं भैया, 2 मानते हैं। यहाँ कुछ नहीं 2 और यहाँ 3 दिया, मान लिया कभी 4 दे दिया तो यहाँ 4 लिखा रहेगा, कभी 5 दे दिया तो 5 लिखा रहेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं। और ये आपको मैंने किस में पढ़ाया, घातांक और करड़ी में, कि जैसे √a लिखा है तो रूट हटता है तो पावर में 1/2 सटता है। तो √a का मतलब होता है a की पावर 1/2, यानी मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 1/2 कॉमा 2 की पावर 1/2 और कॉमा 4 की पावर 1/3 कह सकते हैं। ऐसा आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, पावरों में एलसीएम लेना है। तो पावर तो सर रेशनल नंबर है, एक भिन्न है, और भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, हर का लासा। तो 2, 3 और 6 का लासा क्या होगा, अगर आप निकालोगे यहाँ एलसीएम 2, 3, 6, 2, 3, 2 का, तो इनका एलसीएम 6 आएगा। इनके एलसीएम से सम में इंटू करा दो, तो 6 से यहाँ कराओगे, 6 से यहाँ कराओगे, 6 से यहाँ कराओगे, तो 2, 3 जा 6 यहाँ हो गया, यानी ये 3 की पावर 3 बच गई। 2, 3 जा 6 यहाँ हो गया, ये 2 की पावर 3 यहाँ बच गई। 3, 2 जा 6 यहाँ हो गया, 4 की पावर कितनी बची, 2 बची। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो भैया, बहुत आसान है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, और 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27। 2 की पावर 3 2 × 2 × 2, और 2 × 2 × 2 कितना होता, 8 होता। 4 की पावर 2 4 × 4, 4 × 4 16 होता है। अब देख लो इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 27 है, और 27 किसकी वैल्यू थी, तो 27 थी क्यूब √3 की। तो मैं आपके सामने लिख सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा नंबर है, वो कौन सा हो जाएगा, √3 इज द राइट आंसर। आपसे कल को सबसे छोटा पूछ सकता था, तो सबसे छोटी ये नंबर है, इसके सामने जो वैल्यू है वो सबसे छोटी हो सकती है। आपसे इसको आरोही क्रम में पूछ सकता है, तो आरोही क्रम में आप लगा सकते हो। आपको इससे अवरोही क्रम में पूछ सकता है, तो अवरोही क्रम में लगा सकते हो। बस आपको ये स्टेप पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों ना, क्लियर हो गई बात। और नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 उसको समझने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बताना है। अब जनरली विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँ ये धरती का सबसे आसान क्वेश्चन है। इस गोले पे अगर कोई आसान क्वेश्चन बना है तो यही वो क्वेश्चन है। कैसे सर लगाएंगे, तो अगर मैं आपके सामने एक बेलन बनाता हूँ, जरा मेरी बात को थोड़ा सा समझने की दोस्तों कोशिश करना। मैं आपके सामने एक बेलन बनाता हूँ, ठीक है सर, ऐसे बेलन मैंने बना दिया, इस तरीके से मैंने ऐसे बेलन बना दिया। तो आपको पता है बेलन का ये आधार होता है भाई, इसका टॉप और बॉटम दोनों एक ही होता, यानी चाहे हम ऊपर वाले भाग की बात करें या नीचे वाले भाग की बात करें, दोनों एक ही होता। और ये आधार आपको किस आकृति का दिख रहा है, तो आधार मैंने बताया बेलन का और शंकु का आधार हमेशा क्या होता है, तो वृत्त होता है। यानी आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल के स्थान पर अगर वृत्त का क्षेत्रफल आप कहो तो बेटर है।
बस। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता। यानी मैं क्वेश्चन में कहूँ कि जो क्षेत्रफल गिवन है वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने लिख दिया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आपसे वॉल्यूम पूछे हैं तो इस फिगर का आयतन क्या होगा, इस फिगर का वॉल्यूम अगर मैं आपसे पूछूं तो वॉल्यूम बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल सही बात। अब एक चीज आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं भाई, ये पाई आर स्क्वायर है, देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 156 है, ये आपका h है और h की वैल्यू 10 है, तो बस वैल्यू पुट करिए ना, यानी 156 यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू का सिंबल लगाया। हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 156 प्लस 10 इंटू 10 तो 1560 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और जनरली वॉल्यूम तो भैया सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1560 सेंटीमीटर क्यूब एकदम सही जवाब होगा। आप इसको नोट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 1560 सेंटीमीटर क्यूब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेहद आसानी से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है। रेडियस ओडियस का झंझट ही खत्म हो जाता है। रेडियस यहाँ से, हमें रेडियस से क्या लेना देना, हमको तो सीधे उसने कहा पाई आर स्क्वायर है, मैंने कहा ठीक बात, हाइट है ठीक बात, देखा और रख दिया, वैल्यू आ गई है। क्लियर बात ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, इसकी जरा बातों को समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान बताओ। देखो दोस्तों, x का कोई मान नहीं होता है, x समय समय पर बदलता रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कॉफी विद करण में रणवीर सिंह वाला सिस्टम, तो x समय समय के हिसाब से बदलता रहता है, x की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ कि यार हमें बताओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज ABCD है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये क्या चक्रीय चतुर्भुज मैं कह सकता हूँ कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। सर आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चारों शीर्ष कहाँ स्थित हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं, इसीलिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह दूं कि एंगल ए प्लस में एंगल सी किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। ये रैखिक युग्म का मतलब है लीनियर एंगल है आपके। यहाँ सीधे वैल्यू रखो, एंगल ए कितना दिया है, तो 2x प्लस में 30 डिग्री दिया है। एंगल सी कितना दिया है, x डिग्री दिया है, बराबर किसके, 180 डिग्री के। लाइक टर्म एक जैसे सजातीय पद जुड़ जाएंगे, 2x प्लस x मिलकर 3x प्लस में 30 डिग्री बराबर में 180। अब माने को x चाहिए तो 3 उधर भेजेंगे, 30 घट जाएगा, यानी 3x बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ 3x किसके बराबर होगा, क्या 150 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें x चाहिए तो 3 उधर जाएगा गुने से बटे में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 150 डिग्री अपॉन में 3। तो मैं सीधे कह दूं x बराबर कितना आएगा, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ चुकी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, हमें एंगल ए और एंगल सी की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू बताओ।
एंगल ए कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। अब कहोगे सर धरती का सबसे आसान क्वेश्चन आप हमसे पूछ लिए हो। अरे भैया एंगल ए कितना है, 2x प्लस में 30 डिग्री है। x बराबर रखेंगे तो 2 इंटू 50 डिग्री प्लस में 30, तो 50 दूना 100 प्लस कितना होगा 130 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल ए 130 आ गया, x तो हमें पता ही था 50 डिग्री आ गया, और दोनों का सम देखो 180 के बराबर है, तो ये आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है बात भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आंखों ही आंखों में हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। 10 नॉट 11। क्वेश्चन कह रहा कि चांदा, ये चांदा नहीं है जिससे एंगल मापते थे, दिस इज नॉट चांदा, दिस इज सेमी सर्कल। हेमी स्पेयर भी मत कह देना कि ये आपका अर्धगोला है, ये 2D फिगर है, ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त ज्यादा उचित रहेगा। कहा गया दिए गए चित्र का परिमाप बताओ। सर ये अर्धगोला है, अर्धगोला क्या अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में ए बी क्या है, ए बी तो इसकी डायामीटर हो गई भाई, व्यास हो गई। लेकिन व्यास का कोई काम नहीं है, जैसे शादियों में फूफा का कोई काम नहीं, वैसे अर्धवृत्त में व्यास का कोई काम नहीं है। काम किसका है, रेडियस का। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जब हम व्यास का हाफ कर देंगे भाई, डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, वही ना रेडियस बनता है। तो बस वही हमें रेडियस निकालना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे लगाऊंगा, तो आप अच्छे से जानते हो कि ए बी बराबर क्या है, ए बी ही वृत्त का क्या है, डायमीटर है, व्यास है, और व्यास हमें कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अगर ए बी व्यास है तो मैं कहूँगा रेडियस कितना आएगा भाई, 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इसका परिमाप। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि अर्धगोला का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। देखो वृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त के परिमाप में थोड़ा सा अंतर है। जनरली आप करते क्या हो कि यार पूरे गोले का ये होता है, अभी आप बताओगे कि पूरे वृत्त का जो परिमाप है ये होता है 2πr, है ना, यही तो कहोगे कि पूरे गोले का 2πr होता है। अगर मैं इसको अर्धवृत्त करना है तो 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा πr। ये आपको ऐसे पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। πr के अलावा कुछ होता है, और वो क्या होता है, तो देखो 2 ठो रेडियस जुड़ी होती हैं, 2 रेडियस, यानी πr तो ये बाउंड्री होती है, बाउंड्री πr होती है। लेकिन हमें ये 2 लाइन पता करनी है, तो इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। दिस इज आल्सो रेडियस एंड दिस इज आल्सो रेडियस। रेडियस प्लस रेडियस कितने रेडियस जुड़ जाएंगे, तो सर 2 रेडियस जुड़ जाएंगे। यानी अगर मैं कह दूं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का सरकमफेरेंस क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो वो हो जाएगा πr, और प्लस में 1 रेडियस प्लस 1 रेडियस 2 रेडियस हो जाएगा। बस अब यहाँ पर आपको रेडियस की वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा 2 इन 22/7, रेडियस की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 7 आ गई, 7 से 7 खत्म हो गया, तो 22 प्लस में 7 दूनी हो गया 14, 4 2 6 और 2 1 कितना हो गया 3, 36 आ गया। और पेरीमीटर किस में आएगा, हमेशा जो डिजिट दी गई है उस डिजिट में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ रहा है 36 सेंटीमीटर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 36 एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, उसको जरा समझते हैं। प्रश्न संख्या 11,
यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। देखिए सारे क्वेश्चन मैं बुक के करा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपके सामने थोड़ा कम समय में अच्छा कंटेंट और बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है ना। हम देखते हैं भाई वीडियो पे 100-150 व्यूज़ पहुँच जाते हैं, लाइक मात्र 18-19, तो ऐसा नाइंसाफ़ी हुई ना भाई, लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो ये अब आप देखो 10 नंबर तक क्वेश्चन सारे बुक के थे, ये मेरे पास के क्वेश्चन है। करोगे आप, सिंपल है। मैंने कहा साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इसका मान बताना है, वैल्यू इसकी क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। साइन थीटा दिया गया है और सेक थीटा हमसे पूछ रहा है। अब जरा यहाँ पर देखो, सेक थीटा क्या होता है भाई, आपने याद किया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। सेक कॉस का अपोजिट, मतलब ये वाली वैल्यू नीचे से ऊपर, तो कर्ण बटे आधार, यानी मैं कहूँ तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हमें दिया गया है तो साइन थीटा की सीधे वैल्यू रख देते हैं 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आधार है, लेकिन आधार हमको नहीं पता। सर मैंने कैसे बताया आधार नहीं पता, क्योंकि 3/5 साइन की वैल्यू, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अरे इधर देखो, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमें लंब है वो 3 दिया, कर्ण 5 दिया, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे और उसके बिहाफ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना बेस। यानी मैं मान लेता हूँ कि 90 डिग्री के सामने 5 हो गया और ये लंब हो गया 3, तो ये कितना आएगा, काफ़ी बार लिखा 25 का स्क्वायर, 25 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट करोगे तो 4। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ वैल्यू रखो, कर्ण हो जाएगी 5, आधार आया है 4, तो 5/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। भाई एक बार मैं लिख लेता हूँ 3/5, इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 3/5 और फिर इंटू कितना हो गया 3/5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है भाई। 5 बिल्कुल 3/5 बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर। ये 5 से 2 5 ये खत्म हो गए और तो कुछ खत्म नहीं हो रहा, तो 3 3 9 और 4 चौके 16, यानी आंसर कितना आएगा 9/16। और ये आगे कट भी नहीं रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 9/16। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी फादर इज द 3 टाइम्स ऑफ द सन, और कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 60 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र आपको बताना है, प्रेजेंट एज बताना है। दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। देखो जरा, जिस विषय में आपको कुछ ना पता हो, 2 लोगों की बात किया गया, पिता की और पुत्र की, तो पहले आप लिखो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। अगर मैं कहूँ पिता और पुत्र 2 लोग हैं, मैं आपसे कहूँ पिता कितने होंगे पुत्र कितने होंगे, तो आप कैसे लिखोगे। जिसके विषय में आपको कोई आइडिया ना हो, पता ही ना हो वो क्या होंगे, उनको आप x मान लो। तो हमें ये पता कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 टाइम्स होगी। पिता के विषय में जानकारी है लेकिन पुत्र के विषय में नहीं है, तो पुत्र की एज को अगर मैं x वर्ष मान लेता हूँ तो पिता इनके कितने वर्ष हो जाएंगे 3 गुने, मतलब 3x वर्ष हो जाएंगे। ये दोनों की वर्तमान उम्र हो गई। अब मैं कहूँगा कि 10 वर्ष बाद इनकी उम्र हम निकालेंगे, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर। तो बाद का मतलब क्या है, बाद का मतलब फ्यूचर में जाएंगे भाई, भविष्य काल में।
भविष्य में जाने के लिए प्लस करते हैं। तो 10 वर्ष बाद अगर मैं पूछूं पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे और 10 वर्ष के बाद पुत्र कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो आप इजीली बता सकते हो कि जो पिता हैं वो 3x + 10 वर्ष के हो जाएंगे और जो पुत्र हैं वो x + 10 वर्ष के हो जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। प्रश्नानुसार कह रहा है, अगर मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कहूँ तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों की आयु का योग, योग का मतलब प्लस, तो योग कर दो, यानी 3x + 10 ये पिताजी हो गए और पुत्र की हम जोड़ देंगे x + में 10, तो इनका योग किसके बराबर होगा, 60 ईयर के बराबर होगा। ये बात क्लियर। इन दोनों को सम कर लो, ये 10 10 जुड़ जाएगा और ये x और 3x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + के 20 बराबर के होगा 60। अब x की वैल्यू निकालना, 20 जाएगा उधर तो घट जाएगा, यानी ये निकल आएगा 4x बराबर 60 - के 20। तो मैं आपसे कह दूं 4x कितना आएगा, तो कहोगे सर 40 आएगा। x बराबर पूछूंगा तो ये 40 हो गया और 4 आएगा तो बट्टे में, यानी खत्म। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब x की वैल्यू आपको पता चल गई है, आपसे पूछे दोनों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यही ना है 3x और x, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा 3 × x की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी कि पुत्र जो पिता हैं वो कितने वर्ष के हो जाएंगे, 30 वर्ष के हो जाएंगे। अगर पुत्र की पूछूँ तो x बराबर आया है 10, तो पुत्र कितने वर्ष के आ जाएंगे, 10 वर्ष के आ जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर है, यानी 30 वर्ष और 10 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का जवाब जो कि आपको मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आप याद रखना, मैं मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, बस आप तो बस लगे रहो, ठीक है ना, लगे रहिए। आपके सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट यही क्लास में ख़त्म होंगे, ये वादा है हमारा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन कह रहा है 49x प्लस के 7 की पावर है 3 और बराबर दिया गया है 16,807 में x का मान आपसे पूछे है कि x की वैल्यू क्या होगी। कैसे लगाओगे ये क्वेश्चन, घातांक और करड़ी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी घात में, यहाँ देखो घात में वेरिएबल आ गया ना, तो जब भी घात में वेरिएबल आ जाए तो आप क्या करोगे, घात में वेरिएबल आने के लिए आपको बेस को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा नंबर अभाज्य कौन सा है, 7, तो इसको और इसको 7 के रूप में तोड़ो, ये बनेंगे। तो आइए जरा मैं अगर 16,807 को 7 के रूप में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। फिर से 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28 और 7 त्रिक कितना हो गया 21। ये हो गया 7 चौके 28, 7 नवई 63। फिर 7 से करेंगे 7 बार और 7 से करेंगे 1 बार, यानी कि जो आपका 16,807 लिखा है, इसको मैं 7 की कितनी पावर कह सकता हूँ, तो आप कहोगे सर 7 की पावर 5 कह सकते हो। और जो 49 है, इसको 7 की पावर कितनी कह सकता हूँ, देखो 49 यहीं से हो ना, तो 7 की पावर 2 कह सकता हूँ। बस बन गया क्वेश्चन। जहाँ 49 है वहाँ मैं लिखूँगा 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है, वो x है, प्लस में 7 की पावर हो गया 3 बराबर 16,807 है। 7 की पावर कितनी होगी दोस्तों, तो 7 की पावर 5 होगी। ठीक है, ये इंटू है, ये प्लस मत समझ लेना, इंटू है, ठीक है, इंटू। क्लियर। तो बेस के ऊपर बेस पावरों का इंटू 7 की पावर 2x इंटू 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर 5। बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कराने पर पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी 2x + 3 बराबर 7 की पावर 5 हो जाएगा। बेस बराबर है तो पावरें बराबर, ये कंसेप्ट पढ़ाया है। तो +3 जाएगा उधर -3, यानी मैं अगर एक स्टेप लिख लूँ तो 2x + 3 = 5, 3 जाएगा
उधर माइनस में, तो 2x बराबर 5 माइनस 3, तो ये मैं कह सकता हूँ 2x बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 जाएगा तो डिवाइड में x बराबर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, 1 आ गई है। नोट कर सकते हो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है भाई, चलिए यही आ रहा था सबका। कमेंट करके आप लोग बताना अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें आपको प्रॉब्लम सी हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है भैया, आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 39204 के वर्गमूल में, इसके किसमें, वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। वर्गमूल में क्या बताना है, अंकों की संख्या बताना है। कैसे बताओगे, अंकों की संख्या। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन कह रहा कि जब दिए गए क्वेश्चन का वर्गमूल निकालोगे, माने स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, देखते ही आंसर लगा देना हो। शॉर्टकट क्या है, तो फार्मूला है, शॉर्टकट नहीं कह सकते इसको। देखो इसका फार्मूला होता है कि n+1/2। दूसरा फार्मूला होता है इसका n/2। ये फार्मूला कब लगता है, जब मैं आपसे कह दूं कि n क्या हो, जब n एक विषम संख्या हो। अगर n क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, और जब n एक क्या होगा, सम संख्या होगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। हाँ सर, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ डिजिट। अगर मैं n की बात करूं तो n होता है अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब सर अंकों की संख्या कैसे, तो यहाँ n, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कितने अंक हैं, कहोगे 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में कितने हैं, 5, यानी n की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये तो एक विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर हो गया। अब जरा बताओ, ऑड नंबर है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि संख्या अंकों का, जैसे मैं पूछूं अंक कितने होंगे, तो अंक होंगे n+1/2। n की वैल्यू रखो 5 + 1/2, यानी हो जाएगा 6/2। 2 से काटोगे तो कितने डिजिट होंगे सर, तो 3 डिजिट होंगे। 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 3 इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन बाय द वे आपको ये नहीं माइंड में क्लिक कर रहा तो आप इसको फटाक से निकाल लेना। आप चाहे मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड से निकाल लेना, चाहे आप डिवाइड मेथड से निकाल लेना। मैं डिवाइड मेथड से सिखाता हूँ। यहाँ है 39204, भाई पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, ये मैंने सिखा रखा है आपको। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहला पेयर कितने का है, पहला पेयर है आपका 3 का, तो 3 का मतलब 1 1 1, क्लियर हो गया। 1 उठा के ऐड करोगे 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच गया। अगला पेयर 92। अब कितनी बार जाएगा भाई बताओ, अब 8 दूनी 16 और 8 28 64, ज़्यादा बार जा रहा है ना, हमें 2 लाना है, 2 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ 25 पंचे 125, 26 7 बार देख लेते हैं ना। अगर मैं 27 को 7 से इंटू कराऊँ, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया 18, ये तो ज़्यादा कम है। 8 बार करके देखते हैं, 28 इंटू 8, 8 28 64, 6 आ गया, 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया 22 हो गया। 224 अभी भी ज़्यादा है तो 9 टाइम्स देख लेते हैं। 29 इंटू 9, 9 9 81, 8 आ गया, 9 दूनी 18, 8 कितना हो गया 26, 261 वो इसके पास आ गया। मैं कहूँ 9 बार जाएगा तो 9 बार मैंने किया तो कितना आ गया 261 आ गया। प्लस में कर दूंगा 9, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, और ये 9 9 18 और 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अगला पेयर कितना है 0 4। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, अब मेरी समझ से तो 8 बार जाएगा, बाकी आप देखो मल्टीप्लाई करा के चेक करो। 8 28 हो गया 64, 6 आ गया, 8 28 64 6 70, 7 आ गया, 8 त्रिक 24, 7 कितना हो गया 31 हो गया। इस 8 को ऐड करो। अब ये देखो इसके वर्गमूल में कितने नंबर हैं,
1 2 3, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट आ जाएगा। ये सारा मेथड मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा। आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो देखना, पहले के भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले मैंने कुछ तरीके और बताए थे अब कुछ और नहीं, मैं हमेशा एक ही चीज़ तरीके से बताया हूँ। तो आप पहले की भी क्लास देख लो या अभी हाल फिलहाल की देख लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, क्लियर है भैया बात। आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर होगा 4, प्रश्न संख्या 4 होगा। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को वो सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। ठीक है भाई, पूरे 13 क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्या करना, थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप टाइम दोगे तभी आप आगे कुछ चीज़ें सीख पाओगे, आप तुरंत कुछ नहीं सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 2468 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। छोटी से छोटी क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर संख्या आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्योंकि 2 कंसेप्ट यहाँ लगते हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये वर्गमूल में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। भाई छोटी से छोटी जब भी कभी बात करता है तो हमने आपको पढ़ा रखा फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी, उस केस में हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालते हैं। तो दी गई नंबरों का एलसीएम निकालो, यानी 2 4 6 8 का हम एलसीएम ऐसे निकालेंगे भाई, इस तरीके से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 3 कटेगा नहीं, 2 2 जा 4 हो गया। अगेन 2 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 3 कटेगा नहीं, 2 1 जा 2 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 1 जा 3, 1 आ गया। यानी हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के आए हैं। अब ये इसका एलसीएम होगा, लेकिन आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, और कोई संख्या पूर्ण वर्ग क्या हो, कब होगी, जब सारे क्या नाम जितने फैक्टर होंगे, सारे जो गुणनखंड होंगे उनमें क्या हो, 2 2 का पेयर बने, 2 2 का जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इन बॉन्ड इनके बीच में होना चाहिए। तो देखो 1 तो 2 है, ये बुरा बैठा है मस्त, लेकिन 1 2 कम है, तो इस 2 के लिए मैं 1 2 दे दूंगा। अब ये 2 कंप्लीट हो गया, 3 कम है तो 1 3 दे दूंगा, ये 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इन सबको इंटू करा दो, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, भाई 8 त्रिक 24, दुना कितना हो गया 48, और 48 इंटू 3 कितना हो गया 48, इंटू 3 करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, भाई 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 3 अट्ठे हो गया 24, और 3 चौके 12 13 14 144। और आपको पता है 144 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 12 का। अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 144। ठीक है भाई, 144। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे को बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी बातों को जरा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में है आपका cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस है आपका cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताओ। इसका क्या बताना है, मान बताना है। अब मैंने आपको सारणी बताना सिखाया था, मैंने कहा था मत याद करो, नहीं मन है सारणी याद करने का मत याद करो, बना लो। तो आप वीडियो को रोको और 1 मिनट में आप टेबल को बनाओ, या फिर अगर आपको वैल्यू याद है तो फटाफट सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें लगे हाथ बताओगे। तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। मैं कह दूं यार देखो tan 60 अंश tan 30 अंश का मान कितना होता है,
1/√3, याद है ना, ये मैं मान कर चल रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कह दिया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, tan 60 का जो भी होगा उसका उल्टा कर दोगे तो cos 60 का हो जाएगा। tan 60 का होता √3, मतलब √3/1 tan 60 का, तो cot 60 का क्या हो जाएगा 1/√3, तो मैं लिखूंगा 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 1 का 1 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1 हो जाएगा √3 का 3। अब सब इसके डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, बराबर करेंगे 3 4, 3 का एलसीएम 12, तो 3 को 4 बनाने के लिए 12 बनाने के लिए 4 से नीचे तो 4 से ऊपर हो जाएगा, 3 से नीचे तो 3 से ऊपर हो जाएगा, 4 से नीचे तो 4 से ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 4/12 प्लस में हो जाएगा 3/12 प्लस के हो जाएगा 4/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हमने एक बार ले लिया, ऊपर ऐड करो 4 प्लस के 4 प्लस में 3, 4 4 16 और 4 4 8 9 10 11, यानी कितना आएगा 11/12। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा भैया 11/12 आ जाएगा। देखो 4 3 7 है ना, और 7 4 11, 11/12। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आपके सामने एक फिगर दिया गया है और उस फिगर के बिहाफ पर चीज़ें सॉल्व करने को कह रहा है। देखिए मैं आपके सामने फिगर बनाता हूँ, ये ऐसे फिगर दिया गया है और यहाँ कहा गया जो O है ये सर्कल का सेंटर है और ऐसे करके ये चीज़ दी गई है, इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि O वृत्त का क्या है केंद्र है, सर्कल है, और परिमाप, इसका जो परिमाप दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो इसका परिमाप दिया गया है दोस्तों 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्य खंड का एरिया बताना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बताना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सर इसका त्रिज्य खंड क्या होगा, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त का ऐसा खंड जो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। तो आप देखो कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है रेडियस। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता πr² इंटू θ/360, यानी अगर मैं सर्किल के इस एरिया को एंगल बटे 360 से डिवाइड कर देता हूं तो हमें पता चल जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन आप यहां पर देखोगे कि यहां तो r है और क्वेश्चन में कहीं r नहीं पता है, तो हम r कैसे काउंट करें, r कैसे निकालें, तो उसको निकालेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिधि, तो मेरे को परिधि दिया है गया ना, और जरा परिधि से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि मतलब परिमाप जो होता है वो 2πr होता है, तो मैं कह सकता हूँ इसलिए 2πr किसके बराबर होगा 44 के बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया ना परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, रेडियस बराबर के 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो r बराबर हो गया 44, 7 चला जाएगा ऊपर, बटे 2 नीचे आ जाएगा और ये 22 भी नीचे आ जाएगा। इसको सिंपल सॉल्व करो, 2 से काटोगे 22 बार में, ये 22 से 22 खत्म, तो रेडियस बराबर 7 एकम 7 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर रेडियस पता चल गई है। सिंपल यहाँ वैल्यू रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7
के साथ रेडियस हो गया 7 इंटू 7 इंटू एंगल। एंगल दोस्तों कितना है तो है 60 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360। कैलकुलेशन करना है, 7 से 7 खत्म हो गया, 0 से 0, 6 से एक बार, 6 से 6 बार, ठीक है। 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 आ जाएगा। 22 इंटू 7 154, और 154 का 1 से कराएंगे तो 1 ही रहेगा, बटे कितना आ गया 6 आ गया। भाई देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, नीचे 6, इसको सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, कितना बच गया 3 34, 6 पंचे 30, 4 बच गया 40, 6 चाह के 36, आगे बढ़ता जाएगा। तो बस इतने पे ही रुक जाओ। 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25.66। या आप अगर पेपर में इतना भी लिख कर आ जाते हो तो ये भी सही है। जब भी कभी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बने जो आपका चलता जाए, कभी रुके ना, तो आप उसका आंसर फ्रैक्शन में भी दे सकते हो। ये डोंट माइंड, मतलब ये चिंता मत करना कि क्या गलत है, कितने डिजिट लिखूं, या पॉइंट में देना चाहते हो तो आप मिनिमम 1 डिजिट और मैक्सिमम पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको रोक देना है पॉइंट को, जब वो बार बार बढ़ता चला जाए, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी जरा बातों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर होगा 6, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन आने के इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये चैप्टर ना कैलकुलेटिव होता है। तो क्वेश्चन के आंसर तभी आप दे पाओगे जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फिर थोड़ा बहुत हिचकिचाओगे आंसर देने में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सर्कल दिया है, मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल का सेंटर दिया गया है O, ठीक है सर, ऐसे लाइन खींच दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ आपके सामने एक एंगल बनाया गया है, ऐसे करके एक एंगल बनाया गया, फिर ऐसे है लाइन, फिर ऐसे है लाइन, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इसका नाम दिया गया है P Q, और फिर दिया गया है R, फिर दिया गया है S। आपको कौन सा एंगल, आपको ये वाला एंगल दिया है ना भाई, नहीं ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। देन इधर आपको ये एंगल, ये X दिया है और ये आपको Y दिया है। तो आपसे पूछे है X + Y का मान क्या होगा, और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, ये क्वेश्चन की लाइन है कि यदि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज हैं, तो आपसे कहा गया है कि तो X + Y का मान बताओ। इंडिविजुअल अलग अलग नहीं बताना है, X + Y का मान बताओ। अब मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पता है आपकी बुक में ऐसे सॉल्व किया गया है जटिलता के साथ। लेकिन मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर लगा दो अगर आपने हमारी क्लास को देखा है। कैसे, चक्रीय चतुर्भुज में क्या एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत फेमस होती है। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो सीधे बताओ, ये 30 है तो ये 150 होगा। अब ये ट्रायंगल है पूरा 150, तो 150 180 से घटाओगे तो X + Y 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन कैसे दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जरा समझो। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो O है ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर देता है, तो ये हाफ सर्कल बनेगा। तो आप यहाँ पर इतना देख रहे हो, इतना ऑब्जर्व करना जो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल PRQ बराबर क्या 90 डिग्री होगा। यहाँ देखो PRQ माने कौन सा एंगल, PRQ ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया मैंने पढ़ाया है कि अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको याद रखना है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब अगर ये 90 डिग्री हमारा आ गया है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज
पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू, भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो एंगल P प्लस में एंगल R प्लस में एंगल Q बराबर 180 डिग्री होगा। तीनों की वैल्यू रख दो, P हमें नहीं पता तो P निकालेंगे, R क्या दिया है 90 डिग्री, हमने अभी निकाला सर R, ये देखो Q हमें पता है 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल P आपसे पूछूं तो 9 3 12 120 बराबर 180 डिग्री, 120 जाएगा माइनस में तो एंगल P बराबर कितना आएगा 180 माइनस में 120, यानी एंगल P कितना आएगा 60 डिग्री। ओहो, एंगल P कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन ये भी नहीं पूछा था हमसे, भाई हमें कितना पता है ये एंगल आ गया। देखो दोस्तों, इसी को कहते हैं क्वेश्चन की बखिया उधेड़ देना। पूछा कुछ और था, हम सब कुछ निकलवाए दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन में यही अगली बार भी पूछे, इस बार भी कुछ भी पूछ सकता ना, तो सब कुछ निकाल लेते हैं। देखो वही चीज़ है जो आपने 8 तक पढ़ी है वही अप्लाई हो रही है यहाँ पर। अब इधर वाला ट्रेंगल देखो, ये अगर एंगल 30 है तो ये कितना होगा 50 होगा। क्यों होगा, मैं कह दूं कि अगर मैं इसे कहता हूँ एंगल क्यू प्लस में एंगल एस बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म मतलब ये अंतः कोण है, आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज जिनका सम 180 डिग्री होता है, ये और ये। तो एंगल एस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एंगल क्यों दिया है 30 डिग्री, एंगल क्यों है 30 डिग्री प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। 130 जाएगा माइनस में तो एंगल एस आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, यानी एंगल एस कितना आ जाएगा 150 डिग्री। यानी ये जो एंगल है दोस्तों ये कितना आ गया 150 डिग्री आ गया है ना। अब आप इस त्रिभुज को देखो, आपको त्रिभुज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना। मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज PSR में कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पर एंगल P प्लस में एंगल S प्लस में एंगल R, एंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल P है x डिग्री, एंगल S आ गया 150 डिग्री और R है y डिग्री बराबर 180 डिग्री। 150 जाएगा माइनस में, यानी x प्लस y आ गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी x प्लस y की वैल्यू मैं पूछूं तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। आपसे पूछे था ना x प्लस वाई इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू नहीं पूछे था, टुगेदर एक ही मेन की वैल्यू पूछा था कि x प्लस वाई कितने डिग्री होगा, तो x प्लस वाई 30 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया भाई, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और मैंने इसको बताया भी कि विद इन सेकेंड आप इसको कैसे कर सकते थे, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेना, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस के y बराबर आपको 6 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको कहा गया को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि, देखो जिस विधि का प्रयोग करेगा उसी विधि को आपको लगाना है, अदरवाइज फिर नंबर आपके कट जाएंगे। जिस मेथड का प्रयोग करना को कह रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब एक की वैल्यू निकालो दूसरे में स्थापित कर दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो x प्लस वाई बराबर 6 है इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ये जो x माइनस वाई बराबर 4 है इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से चल लो, मैं चलता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। y को अगर मैं उधर भेज दूं तो x इज इक्वल टू क्या 6 माइनस वाई होगा। इसका इक्वेशन नंबर मैं 3rd नाम दे देता हूं। अब इसकी वैल्यू आप किस में पुट करोगे यही समझने वाली बात है। तो समीकरण 3 का जो मान है, इक्वेशन 3rd की जो वैल्यू 1 से चले हो उसमें नहीं पुट करना, जिसको आपने नहीं सॉल्व किया है, यानी समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर अब जब समीकरण 2 देखो क्या है, x माइनस वाई
y बराबर 4 है। अब आप x बराबर 6 माइनस वाई रखोगे, 6 माइनस वाई बराबर 4, 6 जाएगा माइनस में, -2y बराबर 4 माइनस के 6, यानी जब मैं इधर कहूँगा तो माइनस के आपका 2y बच गया, -2y बराबर इधर 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस के बच गया 4, y बराबर देखो भैया ये -4 है, नीचे आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, अरे बोलो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब y एक वैल्यू पता चल गई, दूसरे को मान पता करने के लिए समीकरण 3 में रख दो। तो इसकी वैल्यू आप कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। समीकरण 3 क्या था, तो समीकरण 3 था x बराबर 6 माइनस के 2, x बराबर 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, तो सीधा 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 4 और 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर और उसको लगाने की कोशिश करेंगे, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ तो पिछले साल पूछे गए हैं, तो मैं लगभग वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मॉक टेस्ट के थ्रू। बस आप अगर निरंतर लगे रहे तो डेफिनेटली इस बार 25 बाई 25 आएंगे, बस इससे आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस में 49 इसके गुणनखंड करने हैं, इसके क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करोगे, ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, a बराबर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 1 आ गया। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक -4। c होता कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हो गया 49। पहला स्टेप होता है a इंटू सी, मतलब 1 इंटू 49 करोगे तो कितना आएगा 49। अब इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि b के रूप में नंबर आना चाहिए। 49 का कौन सा होता है, 7 इंटू 7, भाई 7 7 जा 49, हमें माइनस में 14 लाना है, तो -7 तभी ना -14 होगा, यानी इसके फैक्टर कौन से वर्क करेंगे, -7 और -7। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, 14x को मैं -7x प्लस के 49 कह सकता हूँ, बिल्कुल। दो के पेयर बना के इसमें कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन x की छोटी पावर कॉमन, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x -7 माइनस का 7। याद रखना जब माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल बदल जाता है, -7 कॉमन लिया तो x माइनस के 7। अब दो टर्म हैं, एक इधर वाली टर्म एक इधर वाली टर्म, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x -7। बचा क्या सर, x ये और -7 ये, तो दोनों एक ही चीज है, तो मैं लिख सकता हूँ x -7 का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हो गया। x -7 का होल स्क्वायर ये फैक्टर हो गया। अगर एक ही चीज ना आते तो बस इतना ही लिख देते, यही आंसर होता, लेकिन दोनों एक ही चीज आ गई तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या आपको बताना है, चेक करना है कि क्या 3125 पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों क्या करोगे आप, जब भी देखो पूर्ण वर्ग में कोई चीज़ कब होती है, जब भी कोई नंबर पूर्ण वर्ग में तभी होगा जब सभी गुणनखंडों के जितने भी आप गुणनखंड करोगे, सभी गुणनखंडों के क्या बनेंगे, 2 2
दो के जोड़े बन जाते हैं, दो के जोड़े बन जाते हैं, तभी ना वो नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसमें सब दो के जोड़े कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फैक्टर करोगे, 3 1 2 5, इसके आप फैक्टर करोगे तो 5 से काटूंगा, लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 से 25, 5 1 जा 5, 2 जा 5, 5 जा 5 से काटेंगे 2 बार और 5 बार, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार, 1 आ गया ना। अब यहाँ देखो ये आपका एक 5 का पेयर बन गया सर, बिल्कुल क्लियर है, एक ये 5 का पेयर बन गया, बिल्कुल क्लियर है, मगर ये बच गया। अब ये बच गया तो क्या है, इसका तो पेयर बन नहीं रहा, और भाई पेयर तो बनना चाहिए तभी ना पूर्ण वर्ग होगा। तो हम यहाँ पर लाइन ये लिखेंगे कि यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा। अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा तो अतः यानी अतः यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसे आपको लिख देना है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और बस यहीं लिखकर आंसर कर दोगे। ऐसे करने के बाद अगर मान लिया 5 का पेयर बन जाता, कोई ऐसा नंबर बचता ही नहीं जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। चूंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा था तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भैया, यहाँ तक ओके डन है, बिल्कुल मामला आयो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10, उसको जरा सॉल्व करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो बेलन है यानी कि सिलेंडर है, एक बेलन की जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है। एक बेलन की त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, तथा इसकी जो ऊंचाई है, इट्स हाइट, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेलन का क्या बताना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जरा बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कैसे आप बताओगे, तो आपको पता है कि बेलन के मैं सारे फार्मूले एक बार रिकॉल कर देता हूँ। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, तो आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर। बेलन का सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर एच। बस यही चीज आपसे पूछे क्या है, टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए रेडियस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पर रेडियस भी गिवन है कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर हाइट भी गिवन है कितनी है, तो हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो बस हम टीएसए लगाएंगे भाई, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस के आर, यही तो होता है। यहाँ वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस है 4.2, देखो 4.2 ब्रैकेट में h कितना है 5 प्लस में 4.2 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 छंग 42 पॉइंट के 6 टाइम्स में, यानी ये हो गया 22 दूनी 44 इंटू के 0.6 इंटू के 5 4 9 पॉइंट के 2। जब इसको इंटू कराओगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26 पॉइंट, एक डिजिट पहले तो एक डिजिट पहले, इंटू कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करा लो, 26.4 इंटू के 9.2, 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 9 चौके हो गया 36, 3 आ गया, 9 छक 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 हासिल, 5 9 दूनी 18, 2 18 2 20, 3 कितना हो गया 23। इनको ऐड करोगे तो 8 आ गया, 6 2 8 आ गया, 7 5 12, 3 1 4 और ये 2 हो
हो गया। अब पॉइंट कितने डिजिट पहले लगाए, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, मिला के 2 डिजिट पहले, यानी कितना आया 242.88। आंसर आएगा 242.88 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 242.88 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस भी चैप्टर का मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसमें जिस भी टॉपिक का, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, स्फेयर हो, कौन हो, कुछ भी हो, मैं उसके सारे फार्मूले बता दूंगा। 2-3 बार लिखूंगा, साथ में आप भी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गई बात, ओके की रिपोर्ट एकदम डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक भाई एकदम क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ, शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के संग, ठीक है ना? ओके चलो क्वेश्चन नंबर में 11 लिखता हूँ, जरा समझिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 71728 घन सेंटीमीटर वाले इसके क्या बताना है, वाले घनाकार बॉक्स में, नॉट बेलन भैया, बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। लॉन्गेस्ट रॉड आपको बताना है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ क्या होगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रॉड क्या होती है। भाई अगर मैं क्यूब बनाऊं तो मैंने बताया था, जब भी कभी सबसे लंबी रॉड की बात करेगा, लॉन्गेस्ट साइड की बात करेगा, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, माने चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उस केस में हम हमेशा क्या निकालते हैं? उस केस में हम हमेशा विकर्ण निकालते हैं, डायोगनल। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × a का मतलब होता भुजा। तो अगर भुजा पता हो तो सीधे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन भुजा नहीं पता। ये 1728 है क्या भैया? तो 1728 घन सेंटीमीटर का दोस्तों मतलब होता है सेंटीमीटर की पावर 3, और पावर 3 में क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम होता है, यानी 1728 क्या है? वॉल्यूम है। तो हम यहाँ से निकालेंगे अपना क्या? भुजा। तो हमें पता है कि जो घन का आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, यानी मैं कहूँगा कि a क्यूब किसके बराबर है? 1728 के बराबर है। क्यूब जाएगा, क्यूब रूट में बदलेगा तो क्यूब रूट ऑफ कितना होगा? 1728 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, अब आपको कम से कम मैंने बताया था 15 तक क्यूब रूट क्यूब याद होना चाहिए। 1728 को मैं कहूँगा 12 × 12 × 12, और ये मैंने इससे पहले भी आपको करा रखा जब ये चैप्टर पढ़ाया था। तो a बराबर, भाई एक तिरिक बन रहा है तो एक बाहर निकाल लेंगे, यानी साइड कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। जो साइड है वो 12 है, यहाँ पुट कर दो तो √3 × 12 ये आ जाएगा। इस नंबर को पहले लिखते, √3 बाद में लिखेंगे पहले नंबर को, तो 12 √3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसकी लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट साइड की लंबाई होगी 12 √3 सेंटीमीटर। 12 √3 सेंटीमीटर क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो 12 √3। ठीक है ना दोस्त, कितना होगा? 12 √3 हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 12, प्रश्न संख्या 12। जरा समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आपको आयतन बताना है कि गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन बताओ। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये आयतन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो स्पेयर है ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि 2019 में जो बैक पेपर हुआ था
सेकेंड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, वो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी ये नहीं था गोला, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया। आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन गोले का पूछा गया, जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें भी एक बार गोले का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मॉक में कराता रहूँगा तो इससे क्या होगा, आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, और सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं गोले के सारे चीज़ों की बात करूँ तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर CSA कर्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, 4πr² होता है। तो अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो अब मैं कहता हूँ आपको क्या बताना है, आयतन बताना है, यही ना। तो आयतन कैसे बताओगे, आपको पता है कि जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन वो क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3, देखो अभी लिखा है मैंने 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7 है ना, ये 7 से एक 7 खत्म, इंटू करा लो यहाँ पर भैया। तो इंटू हम कैसे, कुछ कट रहा नहीं कट रहा, 22 चौके 88 इंटू के 7 सतह 49 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इंटू कराओ तो हम कराते हैं सीधे 88 का 50 से इंटू 0, 5 8 40 का 0, 4 5 8 40, 4 44, और हमने एक ज़्यादा से इंटू करा लिया है 50 बार में, तो हम 88 इसमें से लेस कर देंगे। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और ये हो गया आपका कितना 43, 43 12। तो ये आ जाएगा 4 3 1 2/3। इतना लिख दोगे तो भी आंसर सही है, लेकिन इसको काट दो, जब तक कट रहा है काट दो। 3 1 3, 1 बचा 13 हो गया, 3 चौके 12, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, आगे कटेगा नहीं तो 1437.33, और वैल्यूम किस में आएगा, पावर 3 में आएगा। क्वेश्चन का सही जवाब है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, डन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आएगा, 1437.33। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका रहेगा होमवर्क। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना भी है कि इतने क्वेश्चनों में कितने आप कर पाए हो, क्लास कैसी लगी है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको कमेंट में देना ही देना होगा। ठीक है, देखिए मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। HW ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 15,625 एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बताना है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जल्दी से आपको इसको कमेंट करके बताना है फटाफट तरीके से। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से जो भी आपके राइट हुए हैं, जो भी आपके करेक्ट हुए हैं वो आप बताना, और जो भी आपके रॉन्ग हुए हैं वो भी आप बताना। देखो दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, आप कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, या मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूं, थोड़ा और कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करूं। तो सारी चीज़ें आप हमें ज़रूर बताया करो। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।